कंजूस सास की महाकंजूस बहू। दोस्तों, वैसे आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। आज यही कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है हमारी कहानी के सास बहू के कैरेक्टर में। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस कहानी में। ना जाने ये सुषमा आज क्या ही बनाकर खिलाएगी। है तो वो एक नंबर की कंजूसी। घर में किटी पार्टी तो उसने रख ली है, लेकिन पता नहीं है वो क्या ही करेगी। वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या होगा। उस जैसी कंजूस औरत किटी पार्टी दे रही है, यही बड़ी बात है। इसी तरह सभी औरतें किटी पार्टी के लिए बातें करती हैं। कुछ देर बाद मोहल्ले की सबसे कंजूस औरत यानी कि मालती देवी के घर पहुंच जाती हैं। लो, ये भी आ गई। एक तो वैसे ही सुबह से घर में पानी नहीं आ रहा और इनको करनी है किटी पार्टी। अब तुम ही बताओ, मैं तुम सबको पानी भी कैसे पिलाऊं? पानी तो आ ही नहीं रहा। अरे रहने दो, अब पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ, ये घर में बिजली क्यों नहीं जला रखी? अब क्या बताऊं कमला बहन, वो बड़ा वाला लड़का बिजली का बिल भरना भूल गया, इसीलिए लगता है बिजली वालों ने बिजली काट दी। हे भगवान, पानी तो छोड़ो, यहाँ तो हवा भी नसीब नहीं हो रही। अब मैं क्या ही करूं उर्मिला बहन, बिना बिजली के तो पंखा ही नहीं चल सकता ना। फिर क्या फायदा यहाँ रुककर? चलो, इससे तो अच्छा अपने घर ही चलते हैं, कम से कम कुछ खा पी तो लेंगे। अब वो सभी उस घर से बाहर आ जाती हैं। एक नंबर की चूमड़ है मालती, अच्छे से जानती हूँ मैं इसे। हैं? चूमड़ मतलब एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस औरत। इसका बस चले तो जूस की जगह मक्खी का खून चूस कर ही अपनी सेहत बना ले। अब तो इसकी बहू आएगी, वही आकर इसे मजा चखाएगी, तभी इसकी सारी कंजूसी खत्म होगी। मालती के बारे में बातें बनाते हुए सभी सहेलियां दुखी चेहरे से वापस अपने घर लौट आती हैं। दरअसल मालती देवी को पूरा मोहल्ला कंजूस के नाम से बुलाता था। वो कैसे? आइए खुद ही देख लीजिए। माँ, ये लो नींबू लाया हूँ, सर दर्द हो रहा है, जरा नींबू पानी बना दो। नींबू? ये तू कहाँ से ले आया? अरे वो मेरा दोस्त सुमित अपने गांव गया था, वहीं से लेकर आया मेरे लिए। ओह अच्छा, लेकिन ये 10 नींबू ही दिए उसने। बड़ा ही कंजूस है तेरा दोस्त। खैर, मैं बनाकर लाती हूँ नींबू पानी। कुछ देर बाद मालती रसोई में जाती है और नींबू की 2 बूंदे निचोड़कर भी एक जग से भरे पानी में पूरे परिवार को शिकंजी पिला देती है। माँ, शायद तुम इसमें नींबू डालना भूल गई। पागल है क्या? ध्यान से चख। 2 बूंद डाली है इसमें नींबू की। क्या? बस 2 बूंद? भाग्यवान। हाँ तो अभी वो 10 नींबू में 10 महीने चलाने। पता है बाजार में कितने महंगे मिल रहे नींबू? मालती की कंजूसी देखकर वो भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। पी ले बेटा, जब तक तेरी माँ का राज है ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। कल को बहू आएगी, वही इसे सुधारेगी। सभी को लगा कि बहू आएगी, अब वही उसे सुधार पाएगी। अर्जुन एक कंपनी में नौकरी करता था। कुछ समय बाद उसकी शादी सुहाना नाम की लड़की से हो जाती है। जब उसकी शादी हुई तो सबको लगा कि अब सास की कंजूसी खत्म होगी, बहू आ जाएगी तो वो ही उसे कुछ सिखा पाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाया? आइए जानते हैं। बहू आएगी तो शादी की रस्म में अपनी ननद के हाथ में सगुन भरेगी, लेकिन बहू न जाने कितने पैसे रख देगी। एक काम करती हूँ, नोट तो ज्यादा लगेंगे, इसलिए सिक्के ही रख दूंगी उसे देने के लिए। यही सोचकर मालती देवी 1-1 रुपए के सिक्के इकट्ठे करती है और उसे एक पोटली में रख लेती है। फिर नई बहू के पास जाती है। बहू, तुझे इसमें से अपनी ननद यानी कि रूपाली को सगुन देना है, इसलिए मैं ये सिक्के लेकर आई हूँ। जितने तू उठाएगी उतने ही उसे देने होंगे, और जो बच जाएंगे वो घर में ही रह जाएंगे। अच्छा, ये बात है। ऐसा कहकर सुहाना उस पोटली में हाथ डालती है। उस वक्त मालती के मन में धक धक चल रही थी। हे राम, बहू का हाथ भी मेरी तरह कंजूसी वाला ही हो, और सोच सोच कर ही वो इसमें से सिक्के उठाए। तभी सुहाना उसमें से सिर्फ 1 रुपए का सिक्का ही उठाती है। इतना बहुत है माँ जी, वैसे भी ननद जी शादीशुदा है, वो क्या ही करेंगी ज्यादा पैसे रखकर। वाह वाह वाह, पूरी मुझ पर गई है ये तो। हाय। अब सुहाना अपनी ननद के हाथ में एक सिक्का दे देती है। हैं? सिर्फ 1 रुपया? खैर, हो सकता है भाभी मुझे द्वार रुकाई की रस्म में अच्छे खासे पैसे दे। यही सोचकर रूपाली वो पैसे रख लेती है। फिर अगले दिन द्वार रुकाई की रस्म के दौरान, आज तो भाभी आप मुझसे नहीं बच सकती, आज तो आपको मुझे अच्छे खासे पैसे देने होंगे। पैसों की क्या बात है ननद जी, आप तो कल मेरे साथ मार्केट चलिएगा, फिर जो आपका मन हो ले लेना। अरे वाह, ये भी अच्छा है। वहाँ जो मुझे एक महंगी साड़ी पसंद आई थी ना, कल भाभी से कहकर वही ले लूंगी। रूपाली मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी भाभी कितनी बड़ी कंजूस है। अगले दिन दोनों मार्केट जाती हैं, जहाँ रूपाली वही 4000 वाली साड़ी ले लेती है। कैसी है भाभी ये साड़ी?
अरे वाह, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है ननद जी। ऐसा करती हूँ, मैं भी अपने लिए एक साड़ी ऐसी ही ले लेती हूँ, दूसरे कलर में। अब सुहाना दोनों साड़ियां पैक करवा लेती है, लेकिन जब बारी आती है पेमेंट करने की, तब सुहाना का असली ड्रामा शुरू होता है। हाय राम, मेरा बटुआ तो घर में ही रह गया। क्या भाभी, आप पर्स नहीं लाई? हाँ दीदी, वो इतनी जल्दी में थी कि याद ही नहीं रहा। एक काम करिए ना, अभी आप पेमेंट कर दीजिए दोनों साड़ियों की। अब मरता क्या न करता, रूपाली को अब एक नहीं बल्कि दो साड़ियों की पेमेंट करनी पड़ी। घर पहुंचते ही मालती अपनी बहू से, अरे ज्यादा महंगी साड़ी तो नहीं दिलाती उसे। डोंट वरी माँ जी, मैंने इतनी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैंने तो उल्टा उन्हीं से गिफ्ट ले लिया और उन्हीं के पैसों का गिफ्ट उनको दे भी दिया। हैं? वो कैसे? मैं जानबूझकर अपना बटुआ घर में ही छोड़ गई थी। अब देखो ना, गिफ्ट भी ले लिया और घर के पैसे घर में ही रह गए। शाबाश, बड़ी समझदार है बहू तू। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज उनके यहाँ अचानक गांव की चाची जी आ गई। बहू, थोड़ी नमकीन और चाय दे दो। कुछ देर बाद वो बिस्कुट और काली सी चाय लेकर, जिसमें दूध को तो जैसे बस नाम के लिए छुआया गया है। अरे बहू, तुम्हारे घर में तो मेहमान नवाजी भी ठीक से नहीं मिलती। कोई फायदा नहीं इन कंजूसों के घर आने का। मालती देवी ने हैरानी से देखा। हैं? ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। वाह भाई वाह। चाची जी नाराज होकर चली गई। ऐसे कुछ 6 महीने बीत गए। एक रोज, माँ जी, आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, ना चाय पी, ना नाश्ता किया। ये सब भी क्या आपकी कंजूसी का हिस्सा है? ऐसा ही समझ ले बहू। वो क्या है ना, आज रमा के यहाँ किटी पार्टी है तो सारा माल वहीं जाकर खाऊंगी। क्या बेकार में घर का राशन खत्म करूं। अरे वाह माँ जी, आप तो बड़ी दूर का सोचती हैं। मैं तो कहती हूँ एक टिफिन भी ले जाइए, जब कोई ना देखे तो मौका देखकर उसमें भर कर ले आइएगा। सही कह रही है वो। ऐसा कहकर मालती देवी किटी पार्टी में चली जाती हैं, जहाँ पहुंचकर गपागप एक के बाद एक चीजें खाई जा रही थी। साथ ही थोड़ा टिफिन में भी थोड़े दही भल्ले बनाकर ले जाती है। रमा, सच में तेरे हाथों के दही भल्लों का तो जवाब नहीं। कितनी टेस्टी है ये। इसलिए थोड़ा घर के लिए भी लेकर जा रही हूँ, वहाँ बैठकर आराम से खाऊंगी। हाँ हाँ, ले जा ले जा, लेकिन ये भी सुनती जा कि अगले महीने की किटी पार्टी तेरे यहाँ है। अब पिछली बार तो बिजली पानी की वजह से पार्टी हो नहीं पाई थी, लेकिन अब तो तेरी बहू भी आ गई है। बिल्कुल सही कहा रमा तूने। अब अगली पार्टी उसके यहाँ होती है। सभी औरतें बड़ी खुश थी कि इस बार तो मालती की बहू तरह तरह की डिश बनाएगी, लेकिन वहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। ये लीजिए आंटी जी, शरबत पीजिए। चलो शुक्र है इस बार शरबत तो मिला, पिछली बार तो पानी के लिए भी तरस गए थे। लेकिन जैसे ही वो शरबत पीती है, ये कैसा शरबत है? अरे इसका तो रंग भी शरबत जैसा नहीं है, ये तो पानी जैसा दिख रहा है। ये तो कुछ मीठा पानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मीठे पानी का ही तो शरबत है, पानी में चीनी डालकर बनाया है। ये सुनकर वो सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अब ये बता बहू, खाने में क्या बनाए? लो, अब खाने के लिए क्या ही बनाना आंटी जी, वैसे भी घर का तो रोज ही खाते हैं, आज कुछ बाहर का ऑर्डर करते हैं। ये सुनकर वो सब बड़ी खुश होती हैं। शुक्र है मालती की बहू उसके जैसी कंजूस नहीं है। तभी सुहाना अपना फोन देखती है। ओह नो, ये कैसे हो गया? क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, अपना फोन दीजिए ना। ओह, मैं तो भूल ही गई, वो तो रिपेयर होने के लिए गया है ना। अरे उर्मिला आंटी, आप अपना फोन दीजिए 1 मिनट। उर्मिला उसे अपना फोन दे देती है, जिसमें से सुहाना खाने की तरह तरह की डिशेस मंगवा लेती है। लो हो गया, थैंक यू आंटी जी। रिचार्ज हो गया बहू, तो अब खाना भी ऑर्डर कर दे। आपके फोन से ही तो खाना ऑर्डर किया था आंटी जी, आपको पता तो है कि मेरा फोन रिचार्ज नहीं है। वैसे अच्छा याद दिलाए रमा आंटी, अपना फोन दीजिए। रमा घबराते हुए उसे अपना फोन दे देती है, जिसके बाद सुहाना उसके फोन से अपना फोन भी रिचार्ज करवा लेती है। अब वो ऐसे ही किसी के फोन से खाना, तो किसी के फोन से अपना फोन रिचार्ज, और किसी के फोन से खाने में स्वीट्स। मालती की बहू की सुपर कंजूसी देखकर तो उसकी सहेलियां भी हैरान रह गईं और अपना सर पकड़कर बैठ गईं। शादी के बाद रानी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ और जेठानी भी थे। रानी ने पैर मारकर चावल से भरा लोटा गिरा दिया। तभी सास ने कहा, बड़ी बहू जल्दी से ये चावल बटोर लो, अभी रानी बहू इन्हीं चावल की खिचड़ी बनाएगी। जी सासू माँ। जेठानी ने सारे चावल उठा लिए। ये सब देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इन्हीं चावल से खिचड़ी बनाने की कोई परंपरा होती होगी इस घर में। घर के अंदर आते ही उसके पति विक्रम ने कहा, माँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सबको भी लगी है, अब जल्दी से रानी से पहली रसोई की रस्म करा लेते हैं।
बड़ी बहू, रानी को ये चावल दे दो, खिचड़ी बना लेगी। माँ जी, इतने कम चावल में सभी लोग खाना खा लेंगे? ये क्या कह रही है बहू, इन चावलों में कम से कम 3 बार खिचड़ी बनानी है तुझे। ये सब जानकर रानी बहुत हैरान हो गई। खैर, वो अपने ससुराल वालों की बात टाल तो सकती नहीं थी और सीधी सादी भी बहुत थी, इसलिए उसने थोड़े से चावल में खिचड़ी बना दी। सभी लोगों ने सिर्फ गिनती के 2-2 चम्मच खिचड़ी खाए और सभी का पेट भर गया। मेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। तुम दोनों भी जाओ, आज तुम दोनों की सुहागरात है, मुबारक हो। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिए, फालतू का खर्चा हो गया। चलो मैं भी सोता हूँ, तुम सब भी सो जाओ, थक गए होंगे सब लोग। अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया भाभी, मैं भी जा रही हूँ सोने, मैंने भी बहुत खा लिया आज। ये सब देखकर रानी को बहुत अजीब लगा। खैर, वो अपने पति विक्रम के साथ कमरे में जाकर बातचीत करने लगी। विक्रम जी, पक्का बताइए, आप लोगों का पेट भर गया है ना, या फिर आप लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहते थे इसलिए इतना थोड़ा सा खाना बनवाया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोगों का पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। मुझे पता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और नींद में ये सब बोल रही हो। खैर, दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह रानी जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने जाने लगी। तभी विक्रम की नींद खुली। उसने रानी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लिया। कहाँ जा रही हो रानी? मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। पागल वागल हो क्या तुम? इतनी ठंड पड़ रही है और तुम नहाने जा रही हो? और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने नहाया होगा, शादी थी तुम्हारी। ऐसा करो, सिर्फ शौच कर लेना, बाकी कुछ भी मत करना। फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए इतनी ठंड में। अगर तुमने नहाया तो पूरे परिवार वाले पूरा घर सर पर उठा लेंगे। रानी अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगा। वो सिर्फ शौच करके बाहर आ गई। विक्रम उठा, उसने शौच भी नहीं किया और वही रात वाली शेरवानी फिर से पहन ली। ये क्या, आपने तो वही दूल्हे वाली शेरवानी फिर से पहन ली? 1 साल पैसा इकट्ठा करके मैंने ये शेरवानी बनवाई थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी, तो मैं दूसरे कपड़े क्यों पहनूं? जब तक ये शेरवानी बर्बाद नहीं हो जाती, फट नहीं जाती, तब तक मैं सिर्फ यही पहनूंगा। और तुम भी वही दुल्हन वाली साड़ी ही पहनोगी, और कुछ मत पहन लेना। खैर, रानी ने भी वही साड़ी पहन ली। दोनों लोग बाहर आ गए। तभी रानी ने अपनी सास को बोला, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और कुछ नाश्ता करना हो तो बताइए, मैं वो भी बना देती हूँ। बहू, हमें बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है? अभी तो रात का खाना ही नहीं पच पाया है। ऐसा करो, हम सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बना दो। 1-1 चम्मच चाय? 1-1 चम्मच चाय से क्या हो जाएगा? लगता है हमारी बहू भी एक ही दिन में हमारे रंग में रंगने लगी है। 1-1 चम्मच चाय शायद बहू को ज्यादा लग रही है। तो बहू ऐसा करना कि सिर्फ 1 चम्मच चाय बना देना, हम सब लोग 1-1 बूंद चाय पी लेंगे। अरे नहीं, मैं 1-1 चम्मच ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। रानी किचन में जाकर सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते वो खुद से ही बातें करने लगी। मेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं। इतनी कंजूसी मैंने तो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखी। बताओ, 1-1 चम्मच चाय कौन पीता है? मैं तो इस घर में अभी नई आई हूँ, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। कल रात भी सिर्फ मैंने 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी। तभी किचन में उसकी ननद और जेठानी भी आ गए। अरे भाभी, इतनी देर हो गई, इतने में तो पूरे गांव की चाय बन जाती। देखो, चाय गर्म तो हो गई है। ननद जी, जब तक चाय अच्छी तरह से उबल ना जाए तब तक चाय पीने में मजा नहीं आता। इतने में जेठानी ने गैस बंद कर दी। देवरानी जी, चाय ज्यादा उबालने से क्या हो जाएगा? खौलते हुए चाय तो कोई पी नहीं पाएगा, ये तो ठंडी हो रही है। इस वजह से बस थोड़ा सा चाय का पानी गर्म हो जाए, उतना ही काफी है। वरना हम लोग तो चाय को गैस पर पकाते ही नहीं है। रात में चाय पत्ती को पानी में घोल कर रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। ठंड की वजह से थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ता है। फालतू में गैस की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर रानी को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। खैर, सभी लोगों ने 1-1 चम्मच चाय को 10 बार में खत्म किया। आप सभी लोगों ने अभी तक वही बारात वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों बहू, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? इतनी ठंड में दूसरे कपड़े क्यों पहने हम लोग? फालतू में पानी खर्च होगा, बिजली खर्च होगी। तेरे पति ने तुझे कुछ समझाया नहीं? जब तक ये कपड़े फट नहीं जाते तब तक हम लोग यही पहने रहेंगे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रानी को बहुत भूख लग रही थी। दोपहर के वक्त रानी ने अपनी सास को बोला, सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बहू, अभी कल रात में ही तो पेट भर के खाया था, इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं तुझे इस घर के नियम बता देती हूँ।
हम लोग सिर्फ रात में खाना खाते हैं। और हाँ, घर की सभी लाइटें बंद करके सो जा। फालतू में बिजली खर्चा नहीं करनी चाहिए। रात में जब घर के सारे मर्द काम से लौट आएंगे तभी लाइट चालू करना और तभी खाना बनाना। खैर, रानी ने अपनी सास के कहने पर घर की सारी लाइटें बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो अंधेरे में रजाई के अंदर इधर से उधर करवटें बदलती रही। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से कंजूस खानदान में मेरी शादी तय कर दी। खैर, भूख से तड़पते हुए रानी भी सो गई। रात को जब उसका पति काम से वापस आया तब रानी को थोड़ी राहत मिली। वो अभी तक शेरवानी में ही था। अच्छा हुआ आप आ गए, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं सासू माँ से पूछकर खाना बना देती हूँ। अरे, इतनी ठंड में हाथ मुंह क्यों धोऊं मैं कहीं मजदूरी करने गया था क्या? फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जल ही जीवन है, चल है तो कल है। खैर, उसके बाद रानी भागकर अपनी सास के पास गई और खाने के बारे में पूछने लगी। बहू, ऐसा करना, एक आलू की सब्जी बना लो और एक रोटी बना लेना। सभी लोग एक एक दो दो निवाले खा लेंगे और यही हर रात तुझे बनाना है। जहां अभी तक रानी भूख की वजह से तड़प रही थी, उसे लग रहा था कम से कम रात को भरपेट खाना मिलेगा। ये उम्मीद भी उसकी टूट गई। उसने सिर्फ एक रोटी और एक आलू की सब्जी बना दी। सभी एक एक निवाला खाकर डकार मारने लगे। ये सब देखकर रानी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर रात में 12 बजे चुपके से रानी अपने लिए किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास वहां पर आई और सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोली, आज के बाद अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तेरी वजह से आज इतना खाना बर्बाद हुआ है। जितना खाना 1 महीने में हम लोग खाते हैं उतना तू अकेले खाने जा रही थी। तो इस तरह रानी उस कंजूस ससुराल में फंस चुकी थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। हर रात सिर्फ एक निवाला खाकर रानी किसी तरह जिंदा थी। ना ही कोई नहाता था और ना ही कोई ढंग से खाना खाता था। अभी तक सभी लोग वही शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि रानी तो बुरी तरह बीमार ही पड़ गई। पूरा ससुराल बीमार पड़ गया। किसी तरह विक्रम डॉक्टर को बुलाकर लाया। तब डॉक्टर ने कहा, मैंने आप सभी लोगों का चेकअप किया। आपके शरीर में ना हीमोग्लोबिन है ढंग से, ना ही प्रोटीन है, और जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कुछ भी आप लोगों के शरीर में नहीं बचा है। बहुत सारी बीमारियों ने आप लोगों को घेर लिया है। आप लोगों को परिवार सहित 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। हर रोज नहाना पड़ेगा, जो हम खिलाएं वही खाना पड़ेगा। अब मजबूरी में पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन 2 महीने एडमिट रहने पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जब सभी लोग ठीक होकर वापस घर लौटे तब उसके ससुर ने कहा, आज हमें अस्पताल में पूरा खाना खाकर पता चला कि इतना भी हम खाना खा सकते हैं। आज हम मौत से बचकर लौटे हैं। अस्पताल में हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया जितना हमारी पूरी जिंदगी में खर्च नहीं हुआ। इसीलिए आज के बाद हम सभी हर रोज नहाएंगे और पौष्टिक खाना खाएंगे। हमारी वजह से बहू का भी बुरा हाल हो गया। हमें माफ करना बहू। उस घटना के बाद उस परिवार की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और रानी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।